साउंड एडजस्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा केस नंबर 2 ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने टेंशन इन स्ट्रिंग के केस नंबर 1 को डिस्कस किया था और केस नंबर 1 के अंदर हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली थी, एक्सप्रेशन का एक फार्मूला ड्राइव किया था और टेंशन का एक फार्मूला ड्राइव किया था जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग हो। अब पुली का एक और केस भी है या इसी का टेंशन स्ट्रिंग का एक और केस भी है, इसको हम कह रहे हैं व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो पहले अगेन हम फिगर को समझेंगे जिस तरह लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। एक हमारे पास पुली, ठीक है, और इस पुली को, बल्कि इस दफा हम इस पुली को सीलिंग से कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि इस पुली को किसी टेबल के ऊपर इस तरह प्लेस किया जाएगा और इस टेबल के अराउंड एक स्ट्रिंग के जरिए उस ऑब्जेक्ट को लाइक दैट ऑब्जेक्ट को इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस स्ट्रिंग के साथ वर्टिकली कनेक्ट होगा। तो दो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। होप कि ये आपको फिगर थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। ये आपने कॉर्नर ऑफ द टेबल से इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन वही सेम कंडीशन है। हम लोगों ने लास्ट में आपको ये डिटेल में बताया था कि हम किस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, किस ऑब्जेक्ट को हम m1 कंसीडर करें और किस ऑब्जेक्ट को या किस मास को हम m2 कंसीडर करें। सो m, इसका भी कोई ना कोई मास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी कोई मास है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग होगा उसको हम m1 कंसीडर करेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम m2 कंसीडर करेंगे। हाँ, फर्स्ट केस में दोनों ही वर्टिकल थे तो वहां पर हमारे एक और मतलब एक कंफ्यूजन आ गई थी कि दोनों वर्टिकल है तो किसको m1 कहें किसको m2 कहें। तो वहां पर हमने हैवी ऑब्जेक्ट को हमने मास को m1 कहा था, लाइटर मास को m2 कहा था। यहाँ पर तो कंफ्यूजन है ही नहीं, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट वर्टिकल है और एक ही ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है। जो वर्टिकल होगा हम उसको m1 कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम m2 कहेंगे। रिगार्डिंग ऑफ दिस के किसका मास कम है किसका मास ज्यादा है, बस आपने पहली कंडीशन चेक करनी है जो वर्टिकली की है। तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, हमने उसको m1 कह दिया। इसी तरीके से दोबारा इसमें फोर्सेस चेक करें कितनी फोर्सेस लग रही हैं। इस मास को डाउनवर्ड की तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, m1 को अट्रैक्ट किया ग्रेविटी ने, so m1 into g will become weight of the body m1। और अगर ये वेट है, फोर्स है डाउनवर्ड की तरफ, तो अगर ये एक्शन को कंसीडर कर लें तो इसका रिएक्शन भी होगा। तो every action न्यूटन थर्ड लॉ, every action there is always equal and opposite reaction, तो अपोजिट रिएक्शन भी होगा और उसकी डायरेक्शन, अगर वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो टेंशन की रिएक्शन की फोर्स, रिएक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और क्योंकि ये डायरेक्टली ये फोर्स जो है, रिएक्शन फोर्स कहाँ जनरेट हो रही है, स्ट्रिंग में जनरेट हो रही है, इसीलिए इस फोर्स को हम टेंशन फोर्स कह सकते हैं। ये तो हो गई फोर्सेस ऑन बॉडी ए। अब बात कर ले हम बॉडी बी पर, ठीक है। तो बॉडी बी पर फोर्स की अगर हम बात करें, ये हमारी है बॉडी बी। बॉडी बी पर कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही है, अगेन इस बॉडी का मास है m2 and that m2 is attracted by the gravity to the downward, so m2g will become the weight of the body, that is w2। so if this is the action of the weight to the downward, अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी होगा, ठीक है। और रिएक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। और रिएक्शन कौन लगाएगा, दिस सरफेस। ये मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसका
रिएक्शन कर रहा है, एक्शन डाउनवर्ड तो रिएक्शन सरफेस ब्लॉक पर करेगी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, दिस कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन आर। ओके, अब एक्शन रिएक्शन तो हो गया, क्या गौर से देखिए कुछ और फोर्स भी जनरेट हो रही है, नहीं हो रही? और फोर्स भी जनरेट होगी। टेंशन फोर्स जो हमने कहा था स्प्रिंग में यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है? इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब ये वेट ऑफ द बॉडी जहां पर सिमिलर अमाउंट में, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन फोर्स रिमेन सेम ऑल अराउंड द स्प्रिंग। पूरी स्प्रिंग में टेंशन फोर्स जो है वो क्या होगी? सेम होगी। इसमें जो टेंशन यहाँ प्रोड्यूस होगी वही टेंशन यहाँ पर भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बॉडी ए पर दो फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन और वेट, और बॉडी 2 पर यानी बॉडी बी पर तीन फोर्स लग रही है, 1 2 एंड 3। तो अब हम इन तीनों फोर्सेस को जो है वो नेट फोर्स फाइंड करते हैं, जैसे लास्ट केस में किया था हमने। सो लेट्स टॉक अबाउट नेट फोर्स ऑन बॉडी ए। बॉडी ए पर नेट फोर्स हम फाइंड करते हैं। ठीक है, चल नेट फोर्स हम फाइंड करें तो कितनी फोर्स है? नंबर 1 फोर्स आपके पास लगी है वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज m1g। सेकंड फोर्स लग रही है टेंशन फोर्स, और नेट फोर्स का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया कि F नेट यानी कि F टोटल फोर्स ऑन बॉडी 1 या बॉडी A इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। कितनी फोर्सेस? दो फोर्सेस, W1 और टेंशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक फोर्स पॉजिटिव होगी और एक फोर्स नेगेटिव होगी। तो हम एक्शन फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करें, वेट को पॉजिटिव कंसीडर करें, टेंशन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं इस केस में। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट के डाउनवर्ड होगा, टेंशन डाउनवर्ड, इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके हम वैल्यू करें एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ 1 है, यहाँ मास 1 होगा। ठीक है, और बराबर है W1 के, W1 का बराबर m1g प्लस माइनस माइनस इनटू p। ठीक है, तो ये वही इक्वेशन बन गई जो लास्ट इक्वेशन केस नंबर 1 में हमारी बनी थी। इक्वेशन नंबर 1 के वहां पर भी वही दो फोर्सेस थी, यहां पर भी वही सेम दो फोर्सेस है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी सेम बनेगी। नेट फोर्स ऑन बॉडी बी, बॉडी बी पर नेट फोर्स फाइंड करनी है, और फिर हम इसको और मजीद डिस्कस करते हैं। भाई कितनी फोर्सेस लग रही हैं? नंबर 1 वेट ऑफ द बॉडी दैट इज W2, और W2 किसके बराबर है? m2g के। सेकंड फोर्स कौन सी लग रही है? जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? भाई हमने पढ़ चुके ना एक्शन का रिएक्शन, भाई नॉर्मल रिएक्शन बराबर है माइनस W2 के। सेम इन द मैग्नीट्यूड, सेम इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होने के हमने माइनस में ले ली, तो ये बराबर होगी माइनस का m2g के। और तीसरी फोर्स कौन सी लग रही है? टेंशन फोर्स, जो इसको पुली की तरफ ड्रैग कर रही है। थर्ड, तीन फोर्सेस पे लग रही है। अब तीन फोर्स लगे हैं तो नेट फोर्स फाइंड करने का फार्मूला वही सेम, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। हम कहेंगे F2 यानी कि टोटल फोर्सेस या नेट फोर्स ऑन बॉडी 2 इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर्सेस। पहली फोर्स आपकी वेट की, दूसरी आपकी नॉर्मल रिएक्शन की, तीसरी आपके पास टेंशन फोर्स। ठीक है, तो W2 F2 की आपको वैल्यू वैल्यू करते हैं साथ साथ। F2 की वैल्यू क्या होगी? m2a इज इक्वल टू W2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m2g। r उसका अपोजिट था, तो अपोजिट की वजह से यहाँ पे गया माइनस, और r किसके बराबर लग रहा है? वेट 2 के बराबर, इक्वल मैग्नीट्यूड है, बट उसकी वैल्यू क्या है? m2 W2 की m2g, ये भी m2g के बराबर हुआ। नॉर्मल रिलेशन तो सेम होगा ना मैग्नीट्यूड में, प्लस t टेंशन की डायरेक्शन। तो यहां पर प्लस m2g से माइनस m2g कैंसिल हो जाएगा, और देखिए
यहाँ पर बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगी या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के साथ मूव करेगी? ऑब्वियसली स्ट्रिंग के साथ मूव करेगी, तो जिस डायरेक्शन मूव करेगी टेंशन की डायरेक्शन मूव करेगी। यहाँ पर टेंशन में की तो फोर्स हो, लेकिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाली फोर्स जो है अगर ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी की जो वर्टिकल फोर्सेज है वो बैलेंस है, वाई एक्सिस की जो फोर्सेज है वो बैलेंस है, मतलब दे कैंसिल ईच अदर। इन्होंने जो एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, बॉडी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं जा रहे, जबकि यहाँ पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स यहाँ पर हमारे पास रिमेन बची है। अब M2A फाइनल जो इक्वेशन बनी आपकी वो क्या बनेगी? M2A टोटल फोर्सेस ऑन बॉडी B इज इक्वल टू टेंशन फोर्स। टोटल जो फाइनल अनबैलेंस फोर्स होगी वो सिर्फ T के बराबर होगी और किसी फोर्स के बराबर नहीं होगी। हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 2 हमें मालूम हो चुकी है। हम वही इक्वेशन करते हैं जो लास्ट टाइम किया था। भाई दो वेरिएबल अननोन है, टेंशन और एक्सीलरेशन, यहाँ भी टेंशन एक्सीलरेशन, तो एक ही इक्वेशन को एट द सेम टाइम हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, तो हमें एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को, और फिर उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इफेक्ट का माइनस कर रहा है टेंशन का, हम क्या करेंगे? लास्ट में बताया था मैंने, हम ऐड करेंगे। वो माइनस का अपोजिट एडिशन, तो हम कहते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। इक्वेशन 1 क्या कहते हैं? M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस का T और यहां पर प्लस का T। ठीक है, सो प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर, फाइनली क्या बचा आपके पास? यहां से एक्सेलरेशन कॉमन लीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G। ठीक है, एक्सेलरेशन को फाइंड करना था, तो ये ब्रैकेट यहां पर मल्टीप्लाई करेगा, जाकर डिवाइड करेगा, फाइनली आपका फॉर्मूला आएगा A इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इनटू G। सही, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनी फॉर द एक्सीलरेशन इन द सेकंड केस ऑफ टेंशन। ठीक है जी, तो यहां तक हमने टेंशन फाइंड कर ली है। अब टेंशन के बाद, सॉरी एक्सीलरेशन हमने फाइंड की है, इसके बाद अब टेंशन फाइंड करेंगे। सो टेंशन फाइंड करने के भी यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो वही तरीका जो हमने केस 1 में यूज किया था कि एक्सीलरेशन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसका अपोजिट कीजिए, डिवाइड कीजिए, मतलब दोनों इक्वेशंस को, एक्सीलरेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, टेंशन फाइंड हो जाएगी। वही प्रीवियस मेथड कर सकते हैं आप, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है। यहाँ पर हमें एक चीज इक्वेशन पहले से मिली हुई है, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ टेंशन पहले से सेपरेट मतलब मिली हुई है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा स्टेप कम हो जाएंगे। आप वो मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये खुद कीजिएगा घर पे। टेंशन आप डिवाइड वाले जो कल आपने किया था, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके, तो कल वाले मेथड से आप लोग फाइंड कीजिएगा। सही है, यहाँ पर मैं दूसरे मेथड से आपको करवा रहा हूँ। हमें एक्सप्रेशन मालूम हो गई, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, तो टेंशन मालूम हो जाएगी मुझे, ऑब्वियसली मालूम होगी। तो हम कर लेते हैं पुट इक्वेशन, या इसको थर्ड इक्वेशन कह लें, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। कैसे? वैल्यू क्या है टेंशन की? T इज इक्वल टू M2A, T इज इक्वल टू M2, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अपॉन इंटू ग्रेविटी इंटू G।
अच्छा, अब T इज इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय M2, तो M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 into G. Understood? So here is the final formula for the tension in the string of the case 2. Second case के अंदर भी tension in the string find करने का फार्मूला वापस ये फार्मूला होगा। असल काम हमें ये पहचानना है कि हमें क्वेश्चन जो गिवन है हमारे बुक में या न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें गिवन है वो कंडीशन क्या है। अगर वो आप पहचान लें कंडीशन, तो हमें दोनों मतलब केस 1 या केस 2 यूज करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बस ये पहचानना जरूरी है कि यहाँ पे केस 1 की बात की गई है या केस 2 की बात की जा रही है। अंडरस्टूड? तो ये आपका आज का टॉपिक था केस 2 का, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।